औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो खालिक मालिक राज़िक वाहदहु ला शरीक है, हर चीज़ पे कादर है, माल के कायनात है, उसका कोई शरीक नहीं। हज़ारों करोड़ों लामतनाही दरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी के नाम। Gentlemen, I welcome you for the lecture 7. As usual, before proceeding to the lecture 7, I would like to share with you the message of the day जो मैं अक्सर शेयर करता होता हूँ शुरू में। एक हदीस शरीफ है अल तबरानी की। दी अबू हुरैरा रिपोर्टेड द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, अल्लाह के प्यारे नबी पीस एंड ब्लेसिंग बी अपॉन हिम सेड, अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, द बेसिस ऑफ रीजनिंग आफ्टर फेथ इन अल्लाह इज लविंग काइंडनेस टुवर्ड्स द पीपल। बहुत हदीसें सारी खूबसूरत हैं, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्रीहेंसिव और बहुत ही असासा है हमारे इस्लाम के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए और हमारी ओरिएंटेशन के लिए। इट इज सेड द बेसिस ऑफ रीजनिंग आफ्टर फेथ इन अल्लाह, सब अल्लाह पे ईमान के बाद जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन काम है इज़ लविंग काइंडनेस टुवर्ड्स द पीपल, लोगों से मोहब्बत से पेश आना, सिला रहमी से पेश आना, प्यार से पेश आना। अल्लाह पे फेथ के बाद ये नेक्स्ट चीज़ ये है। देखिए, खुश अखलाकी किसी का कुछ नहीं लेती, लेकिन खुश अखलाकी दे के बहुत कुछ चाहती है। आप लोगों में आसानियाँ बांटते हैं, लोगों को स्ट्रेस फ्री करते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा किसी ने, या रसूलल्लाह मुसलमानों में सबसे अच्छा कौन है? आपने कहा जिसका अखलाक अच्छा है। और हमारा अखलाक अच्छा होना हमारे टीचर्स के साथ, हमारे बड़ों के साथ, हमारे छोटों के साथ, हमारे कम्युनिटी के साथ, हमारे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कम्युनिकेशन के साथ, और सबसे अबव ऑल उन सब के लिए भी अच्छा सोचना और होना जिनसे हमारा ज़ाहिरन कोई तल्लुक नहीं और ज़ाहिरन कोई मुनाफा नहीं है। तो मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इस हदीस की रोशनी में हमें अच्छे अखलाक और ह्यूमैनिटी कम्युनिटी के लिए बेहतर और अच्छे तरीके से रहने की हिम्मत तौफीक अता फरमाए। दूसरी एक सेइंग है, स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट पुट अदर्स डाउन, दे लिफ्ट देम अप। आपको पता है हमारे मुआशरे में जेलसी, बैक बाइटिंग, लेग पुलिंग और उसके पीछे हसद, हिर्स, गिबत, चुगली, अनाद, बहुत सारी स्पिरिचुअल डिजीजेस आ गई हैं। और इन स्पिरिचुअल डिजीजेस की वजह से हम रोज़ बरोज़ खुद ही एक अपने मर्ज का शिकार होते जा रहे हैं। हम अपनी सेल्फ पेशेंट बन गए हैं, हमारे लिए मुश्किल हो गए हैं हालात। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पॉजिटिव माइंड के साथ रहें और मुस्बत तरीके से आगे बढ़ें और मुस्बत तरीके से सोचें। तो इसके लिए कहा गया है, स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट पुट अदर्स डाउन। स्ट्रॉन्ग लोग जो हैं वो बाकियों को नीचे नहीं करते, दे डोंट पुट अदर्स पीपल डाउन बट दे लिफ्ट देम अप, दे लिफ्ट देम सेल्फ अप। यानी कहने का ये मतलब है कि आप किसी की टांग खींच के आगे बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है, किसी को ह्यूमिलेट करके आगे बढ़ना अच्छी चीज़ नहीं है, किसी को रेडिक्यूल करके आगे बढ़ना चीज़ नहीं है, बल्कि आप अपने स्टैंडर्ड्स को अप कर देते हैं, आप अपने स्टैंडर्ड्स को बेहतर कर लेते हैं। सो स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट पुट अदर्स डाउन। स्ट्रॉन्ग पीपल जो हैं वो लोगों को नीचे नहीं, किसी को दिखाते नीचा, बल्कि दे लिफ्ट देम अप, वो अपने आप को ऊपर उठा लेते हैं। Before moving forward to lecture 7, I would like to share with you the summary of the lecture 6 so that we are on the same line and same grid. The Comni lecture 6 में हमने कुछ concepts पढ़े थे। पहला concept था the Comni is a going concern। जो Comni है ये indefinite business के लिए होती है, इसका कोई time span नहीं होता, it's a going concern है throughout. The revenue should be recognized in the accounting period in which it is earned। रेवेन्यू उस अकाउंटिंग पीरियड का होता है जिस पीरियड में ये अर्न होता है, उसका लिया जाता है। इन एक्यूरल अकाउंटिंग द रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड आर इंकर्ड। एक्यूरल अकाउंटिंग में जो रेवेन्यूज और एक्सपेंस हैं व्हेन दे आर अर्नड आर इंकर्ड, जब वो अर्न या इंकर होते हैं। एडजस्टिंग एंट्रीज मेक द रेवेन्यू रिकग्निशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल हैपन। जो एंट्रीज की एडजस्टमेंट है ये रेवेन्यू रिकग्निशन और मैचिंग प्रिंसिपल को एनकरेज करती है। प्री पेमेंट्स आर आइदर प्रीपेड एक्सपेंसेस आर अनअर्न्ड रेवेन्यूज, ये जरूरी है। अनअर्न्ड रेवेन्यूज आर रेवेन्यूज रिसीव्ड एंड रिकॉर्डेड एज लायबिलिटीज बिफोर दे आर अर्न्ड। नो वी स्टार्ट द लेक्चर 7। लेक्चर 7 में
कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल पे बात होगी, इस पे हम बातचीत करते हैं जी। कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल, टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट अकाउंट्स। पहली बात हम टेम्परेरी वर्सेस परमानेंट अकाउंट्स में करेंगे कि टेम्परेरी अकाउंट्स क्या हैं, परमानेंट अकाउंट्स क्या हैं। टेम्परेरी होते हैं नॉमिनल अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स आर क्लोज्ड। फॉर एग्जांपल ऑल रेवेन्यू अकाउंट्स, ऑल एक्सपेंस अकाउंट्स, ओनर्स ड्राइंग्स और इनकम स्टेटमेंट और ड्राइंग अकाउंट्स जो हैं ये सारे वो होते हैं जो कि टेम्परेरी या नॉमिनल अकाउंट्स के तौर पे याद रखे जाते हैं। परमानेंट रियल अकाउंट्स क्या हैं, दीज अकाउंट्स आर नॉट क्लोज, ये अकाउंट क्लोज नहीं होते जो परमानेंट होते हैं। ऑल एसेट अकाउंट्स, सारे एसेट के एसेट अकाउंट, ऑल लायबिलिटी अकाउंट्स, ओनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट अकाउंट्स भी इनको कहा जाता है। सो जो अकाउंट्स नॉमिनल होते हैं कौन है, रेवेन्यू अकाउंट्स हैं, एक्सपेंस अकाउंट्स हैं, ओनर्स ड्राइंग्स हैं। और जो परमानेंट है या नॉमिनल नेचर में है, रियल परमानेंट नेचर में है, वो एसेट अकाउंट्स हैं, लायबिलिटी अकाउंट्स हैं और ओनर्स कैपिटल अकाउंट हैं, जो ओनर के कैपिटल अकाउंट्स हैं। हम बात कर रहे थे डायग्राम ऑफ द क्लोजिंग प्रोसेस। क्लोजिंग प्रोसेस की क्या डायग्राम है, इसमें सबसे पहले आप गौर करें, अगर लेफ्ट साइड पे देखें इंडिविजुअल एक्सपेंस है, इंडिविजुअल एक्सपेंस, और राइट साइड पे इंडिविजुअल रेवेन्यूज है। इंडिविजुअल रेवेन्यू एक्सपेंस पे पहले देखते हैं हम लेफ्ट पे कि नॉर्मल डेबिट क्या है, बैलेंस क्या था और क्रेडिट टू क्लोज क्या था उनका। फिर उसके बाद आप गौर करें इंडिविजुअल रेवेन्यूज पे, तो डेबिट टू क्लोज क्या है उसमें और नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस क्या है। नंबर वन साइड जो जिस पे लिखा हुआ है जिस इनपुट पे, दैट इज फ्रॉम दी रेवेन्यू साइड, एंड नंबर टू जो है जो एक्सपेंस साइड से है वो हमारे एक्सपेंस की तरफ से आ रहा है। ये ओनर्स के कैपिटल में आ गया, ओनर्स के कैपिटल में एक्सपेंस आ गए और ओपनिंग बैलेंस रेवेन्यूज आ गए। अगर इसकी इलस्ट्रेशन थोड़ी नीचे देखिए हम जो है मैं देखने वाली, डेबिट ईच रेवेन्यू अकाउंट फॉर इट्स बैलेंस, हर एक रेवेन्यू अकाउंट को इसके बैलेंस से डेबिट कर दें, एंड क्रेडिट द ओनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द टोटल रेवेन्यूज, ओनर के कैपिटल अकाउंट में टोटल रेवेन्यू के लिए इसको ऐड कर दें। डेबिट द ओनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर टोटल एक्सपेंस, टोटल एक्सपेंस के लिए ओनर्स कैपिटल को एक्सपेंस डेबिट करें, एंड क्रेडिट ईच एक्सपेंस टू अकाउंट फॉर इट्स बैलेंस, और हर एक्सपेंस को उसके बैलेंस में डाल दें। अभी दूसरी डायग्राम ऑफ द क्लोजिंग प्रोसेस में जाएं। अभी ओनर्स कैपिटल ये तीसरा स्टेप आ गया। अगर आप पीछे गौर से देखें तो ओनर्स के कैपिटल जनरेट हुआ था रेवेन्यू से और एक्सपेंस से, एक्सपेंस और ओपनिंग बैलेंस रेवेन्यू से, और उसके बाद अभी ओनर्स कैपिटल है जो दोबारा तीसरे स्टेप पे हमने देखा हुआ है। आप देखें ओनर्स कैपिटल में जो ओनर्स ड्राइंग जा रही हैं, नॉर्मल डेबिट है बैलेंस से और क्रेडिट टू क्लोज है। ये कहता है डेबिट ओनर्स कैपिटल फॉर द बैलेंस इन द ओनर्स ड्राइंग्स अकाउंट एंड क्रेडिट ओनर्स ड्राइंग फॉर द सेम अमाउंट। उस सेम अमाउंट को उसमें डेबिट कर सकते हैं आप ओनर्स कैपिटल के एक्सपेंस में, और ओपनिंग बैलेंस रेवेन्यूज में उसको एंडिंग बैलेंस में आप डील कर लेते हैं। ये जो क्लोजिंग एंट्रीज की बात हम करने लगे थे, क्लोजिंग एंट्री बहुत अहम स्लाइड है और कंसेप्चुअली हमें पता होना चाहिए। स्टॉप एंड चेक, इस पे गौर करें। डज द बैलेंस इन योर ओनर्स कैपिटल अकाउंट इक्वल द एंडिंग कैपिटल बैलेंस रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी। ये क्वेश्चन है, इट अ क्वेश्चन मार्क फॉर द काउंटेबिलिटी सेल्फ चेक, ऑपरेटिंग सेल्फ चेक है। स्टॉप एंड चेक, डज द बैलेंस इन योर ओनर्स कैपिटल अकाउंट, ओनर्स कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है इक्वल द एंडिंग कैपिटल बैलेंस रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, क्या ये रिफ्लेक्ट हुआ है उसमें। आर ऑल ऑफ योर टेम्परेरी अकाउंट बैलेंस जीरो, क्या टेम्परेरी अकाउंट बैलेंस जीरो हुआ है। इसके बाद अगले स्टेप पे आपने चलना। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस क्या काम करने चाहिए। आफ्टर ऑल क्लोजिंग entries have been journalized and posted, a post closing trial balance is prepared। इसको post closing trial balance कहा जाता है जो prepare किया जाता है। The purpose of this trial balance is to prove the equality of the permanent balance sheet account balances that are carried forward into the next accounting period। जो next accounting period में वो account carry forward किए होते हैं, ये उसकी entry होती है। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस की बात हम कर रहे थे, तो पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ली गई है जो अभी ये स्लाइड में दिखाई गई है। एग्जांपल है
पायनियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की, इसका पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस लिखा जा रहा है अक्टूबर 31, 2002। अगर आप एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में जाएं तो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स है। फॉर एग्जांपल कैश है 15,200 का, फिर अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं 200, एडवर्टाइजिंग सप्लाईज है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ऑफिस इक्विपमेंट है, एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन है, नोट्स पेएबल हैं, अकाउंट्स पेएबल हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, सैलरीज पेएबल हैं, इंटरेस्ट पेएबल हैं और क्रेडिट और कैपिटल वगैरह है। इसमें ये सारी एंट्रीज हैं। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन हैं जो 31 अक्टूबर के जो पोस्ट क्लोज ट्रायल बैलेंस में पोस्ट हुई हैं पायनियर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की। एडजस्टमेंट के बाद डेबिट में कुछ एंट्रीज इंटर हो गई, कुछ क्रेडिट में चलेंगी। डेबिट वाली एंट्रीज हैं 15,200, 200, 1,550 एंड 5,000। क्रेडिट के हेड में गई है 83, 5,000, 2,500, 800, 1,200, 25 एंड 12,342। एंड पे आप अगर गौर करें, जब इसको टोटल किया गया तो जो क्रेडिट साइड है एडजस्टमेंट के बाद 21,950 आई डेबिट साइड पे, और क्रेडिट साइड पे भी ये 21,950 आई। सो हैंस इट प्रूव्स कि इट्स अ गुड चेक। डबल एंट्री सिस्टम भी रूल हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में कि जी डेबिट इज इक्वलेंट टू दी क्रेडिट। तो ये एक उसका प्रूफ है कि जो पोस्ट ट्रायल बैलेंस में ये सारी चीज़ें पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस तैयार हुआ है उसमें ये लिखी गई हैं। अगली चीज़, इन सारी एंट्रीज को जब आपने एवेल्युएट किया और उसके साथ द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द परमानेंट अकाउंट्स इन द लेजर। ये अहम 3 पॉइंट है, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस कहाँ से प्रिपेयर किया जाता है। ये प्रिपेयर होता है जी द पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द परमानेंट अकाउंट्स इन द लेजर। परमानेंट अकाउंट्स में से ये प्रिपेयर किया जाता है। The post-closing trial balance provides evidence that the journalizing and posting of closing entry has been properly completed. एक तो परमानेंट लेजर से ये बनता है, दूसरी ये कोई चीज़ इंडिकेट करता है कि सारी की सारी एंट्रीज जो जर्नलाइज होनी थी और पोस्ट होनी थी उसमें प्रॉपरली कंप्लीट हो गई हैं और इंश्योर हो गया कि वो दे आर कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। स्टेप्स इन द अकाउंटिंग साइकिल्स, ये बड़ी अहम चीज़ है, इसको आगे हम देखते हैं। राइट, अगर हम गौर से देखें कि अकाउंटिंग साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है एनालाइज दी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन को आप एनालाइज करते हैं, आप देखते हैं कौन सी ट्रांजैक्शन कहाँ, क्या ये डेबिट की है, एक्सपेंस की है, प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, किस टाइप की है, कहाँ इसको हमने पोस्ट करना है। फिर उसके बाद उस ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया जाता है, उसको जर्नल किया जाता है, उसको जर्नल में डॉक्यूमेंट किया जाता है। देन जर्नल में डॉक्यूमेंट करने की बजाय पोस्ट टू दी, उसके बाद पोस्ट टू दी लेजर अकाउंट्स, उसके बाद उसको लेजर अकाउंट्स में पोस्ट किया जाता है। उसके बाद प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है, उसके बाद उसको देखा जाता है। उसके बाद जर्नलाइज एंड पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज, उसके बाद जर्नलाइज किया जाता है और पोस्ट एडजस्टिंग एंट्रीज को भी देखा जाता है। उसके बाद प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है वो प्रिपेयर किया जाता है और उसको साथ लिया जाता है उसके बाद। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रायल बैलेंस के बाद प्रिपेयर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसके बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद अभी हम बात कर रहे थे जर्नलाइज एंड पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज। अच्छा, फिर जर्नलाइज किया जाता है और क्लोजिंग एंट्रीज प्रिपेयर करके इंटर की जाती हैं और उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है प्रिपेयर एंड पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस जो है वो भी प्रिपेयर किया जाता है। इट इज़ जस्ट टू असर्टेन कि हमारी सारी की सारी एंट्रीज ठीक हैं और हमने सही काम किया हुआ है और हमारे क्रेडिट जो है बैलेंस के बराबर है और कोई उसमें एम्बिग्युइटी नहीं है। रिवर्सिंग एंट्रीज, बाज़ दफ़ा रिवर्सिंग एंट्री का कंसेप्ट भी यूज़ होता है, वो उसकी डिटेल्स में हम जाते हैं। रिवर्सिंग एंट्री इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। रिवर्सिंग एंट्री क्या है? इट इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। जो नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड, जैसे 31 अक्टूबर वाला ये अकाउंटिंग की हमने पिछली स्लाइडों में देखी है, तो जो उससे अगले पीरियड की होती है वो उसकी फर्स्ट बिगिनिंग की एंट्री होती है, उसको कहते हैं रिवर्सिंग एंट्री के तौर पे याद किया जाता है।
Reversing entry reverses certain adjusting entries made in the previous period. जो कुछ एंट्रीज जो हैं पिछले पीरियड में जो रह गई उनको एडजस्ट किया जाता है या रिवर्स करके लिखा जाता है. ओपनिंग बैलेंसेस कैन देन बी इग्नोर्ड व्हेन प्रिपेयरिंग ईयर एंड एडजस्टिंग एंट्रीज. फिर साल के आखिर की एंट्रीज के वक्त ओपनिंग बैलेंस को अमूमन इग्नोर भी किया जाता है. जैसे करेक्टिंग एंट्रीज, पहले हमने रिवर्सिंग एंट्रीज पढ़ा है, अभी करेक्टिंग एंट्रीज का कंसेप्ट पढ़ लेते हैं. Errors that occur in recording transactions should be corrected as soon as they are discovered by preparing the correcting entries. अगर कहीं एरर मिल जाए, कोई एंट्री सही पोस्ट नहीं हुई या कोई एरर आ रहा है, तो जो ही पता चले उसी वक्त करेक्टिव एंट्रीज के थ्रू वो एरर को निकालना चाहिए. ये बेसिक रूल है, प्रिंसिपल है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का. करेक्टिंग एंट्रीज आर unnecessary if their records are free of errors. They can be generalized and posted whenever an error is discovered. अगर एरर नहीं है तो करेक्टिव एंट्रीज की जरूरत नहीं है, ये काउंटर प्रोडक्टिव है. अगर एरर आ गया है और एंट्रीज करेक्शन मांगती हैं तो फिर इसकी जरूरत भी है और इसको प्रॉपर तरीके से लिखा भी जाना चाहिए. They involve any combination of balance sheet and income statement accounts. ये बाज केसेस में दे इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस शीट का कॉम्बिनेशन एंड इनकम स्टेटमेंट अकाउंट्स. इन दोनों के कॉम्बिनेशन को वो लुक आफ्टर करती हैं और देख रही होती हैं. सो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अगर करेक्शन की नहीं ज़रूरत, एरर फ्री काम चला है, फिर करेक्टिंग एंट्रीज की कोई ज़रूरत नहीं. दूसरी बात यह है कि दे इन्वॉल्व एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट्स अकाउंट्स. कोई भी कॉम्बिनेशन वो उसको डील कर लेती हैं. स्टैंडर्ड बैलेंस शीट क्लासिफिकेशन. स्टैंडर्ड बैलेंस शीट क्लासिफिकेशन क्या है? Financial statements become more useful when the elements are classified into significant subgroups. A classified balance sheet generally has the following standard classification. जो classified sheet है जनरली उसके ये क्लासिफिकेशन होती हैं. एक एसेट्स होते हैं, एसेट्स में हमारा करंट एसेट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती है और कैपिटल एसेट होता है. एसेट में क्या होता है जी? करंट एसेट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स और कैपिटल एसेट्स. और लायबिलिटीज़ और इक्विटी में क्या होता है? करंट लायबिलिटीज़ होती हैं और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ होती हैं और ओनर्स पार्टनर्स शेयर होल्डर इक्विटी होती हैं. सो एसेट्स में करंट एसेट्स होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और कैपिटल एसेट्स होती हैं. लायबिलिटीज़ और इक्विटी में क्या होता है? करंट लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड ओनर्स पार्टनर्स शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये उसमें शामिल होती हैं. बहुत अहम कंसेप्ट है. करंट एसेट्स क्या हैं? दीज आर द कैश एंड अदर रिसोर्सेज दैट आर रीजनेबली एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज इन कैश आर सोल्ड और कंज्यूम इन बिजनेस विद इन 1 ईयर. एक साल के अंदर अंदर जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, एसेट्स हैं, कैश है, रेवेन्यूज हैं, वो करंट एसेट्स के तौर पे जाने जाते हैं. 1 ईयर ऑफ द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के 1 ईयर के बाद आर दी कंपनीज ऑपरेटिंग साइकिल, जो भी कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल या बैलेंस शीट के अंदर जो भी लॉन्गर पीरियड होगा उसके विद इन 1 ईयर जो चीज़ होगी वो करंट एसेट के तौर पे जाएगी. हम करंट एसेट की बात कर रहे थे कि विद इन 1 ईयर जो कंपनी के पास होते हैं एसेट्स के अंडर 1 ईयर दे आर नोन एज द करंट एसेट्स. करंट एसेट्स की क्या डिटेल है? दे आर लिस्टेड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी. वो लिक्विडिटी के ऑर्डर के लिहाज से लिस्ट होते हैं हमेशा करंट एसेट्स. एग्जाम्पल ऑफ करंट एसेट्स आर कैश. करंट एसेट्स की एग्जाम्पल कैश है. टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट्स इसके एग्जाम्पल है. अकाउंट रिसीवेबल्स इसकी एग्जाम्पल है. इन्वेंट्री है और प्रीपेड्स. लिक्विडिटी क्या है? कंसेप्चुअली देखते हैं. लिक्विडिटी मेजर्स एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस व्हेन दे कम ड्यू. ये पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है. शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो रहती हों, जो ही वो पे रेज हों, उनका टाइम आए, प्रॉमिस टाइम आए तो उनको पे करने की वो एबिलिटी है किसी की. वर्किंग कैपिटल इज इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ लिक्विडिटी. वर्किंग कैपिटल चूंकि यूज होता है इसके लिए जनरली, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लिक्विडिटी के लिए यूज होती है और उसको देखा जाता है. वर्किंग कैपिटल जनरली किस तरह जनरेट होता है? इट इज द करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज. करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज निकालते हैं तो वर्किंग कैपिटल सामने आ जाता है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आर रिसोर्सेज दैट कैन बी रियलाइज्ड इन कैश
but the conversion into cash is not expected within 1 year or operating cycle, whichever is longer. So पहली बात तो ये हमने करंट एसेट्स की बात की थी. करंट एसेट्स वो हैं जो मटेरियलाइज हो सकें विद इन 1 ईयर, जैसे कैश है, रेवेन्यूज है, पेंडिंग रेवेन्यूज है, करंट कोई और चीज़ आपके पास पड़ी है, चेंजेबल्स है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वो हैं, ये वो रिसोर्सेज हैं जो कन्वर्ट नहीं हो सकते विद इन 1 ईयर फिनेंशियल स्टेटमेंट के या कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल के. फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? दे इंक्लूड इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स, जैसे शेयर्स की इन्वेस्टमेंट है, और बॉन्ड्स ऑफ अनदर कंपनी, और इन्वेस्टमेंट इन दी लैंड हेल्ड फॉर रीसेल, जो कि सर्टन बाज के लैंड में रीसेल के लिए लोगों ने की होती है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है. अभी कैपिटल एसेट्स, तीसरी चीज़ है कैपिटल एसेट्स. कैपिटल एसेट्स जो हैं क्या चीज़ है? व्हाट इज कैपिटल एसेट्स? जो हम ये टर्म यूज़ करते हैं, हमें कंसेप्चुअली बहुत ज़्यादा क्लियर होने की इसमें ज़रूरत है. कैपिटल एसेट्स और दीज आर दी टेंजिबल रिसोर्सेज, ये वो फिक्स या सॉलिड किस्म के रिसोर्सेज हैं ऑफ ए रिलेटिवली परमानेंट नेचर, जो कि परमानेंट नेचर की इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट आर यूज्ड इन दी बिजनेस एंड नॉट इंटेंडेड फॉर सेल और क्लासिफाइड, जो कि पक्के बिजनेस की बैकबोन होती हैं कैपिटल एसेट्स, और ये ना सेल के लिए होते हैं ना वैसे होते हैं. आपका पूरा ये लिंचपिन है जिसमें पूरा बिजनेस आपका चल रहा होता है. फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी हो गई, प्लांट हो गई, इक्विपमेंट हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सारे कैपिटल एसेट्स में आते हैं. कुछ नेचर रिसोर्सेज भी कैपिटल एसेट्स में आते हैं जो आप बिजनेस के लिए एक्वायर करते हैं और बिजनेस उससे आपका फर्दर चलता है. ये ना करंट एसेट्स में आते हैं ना लॉन्ग टर्म एसेट्स में आते हैं. कैपिटल एसेट्स जो हैं इसमें क्या क्या शामिल होता है जनरली? इसमें एग्जांपल ऑफ प्रॉपर्टी की एग्जांपल्स आ जाती हैं, प्लांट की एग्जांपल आ जाती है, एंड इक्विपमेंट जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है, दैट इंक्लूड्स लैंड है, बिल्डिंग्स हैं और मशीनरी है. इक्विपमेंट विच इंक्लूड्स लैंड, बिल्डिंग्स एंड मशीनरी, ये वो सारी चीज़ें हैं जो इसमें इंक्लूड होती हैं. और एग्जांपल्स ऑफ नेचर रिसोर्सेज इंक्लूड ट्रेसेट्स ऑफ टिम्बर, ऑयल एंड गैस रिजर्व्स एंड मिनरल डिपॉजिट्स. जो मिनरल डिपॉजिट्स हैं, गैस और ऑयल रिजर्व्स हैं, ट्रेसेट्स हैं टिम्बर के, वो चीज़ें हैं, ये सारे उसमें आ जाते हैं. अच्छा, कैपिटल एसेट्स में एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर्टी की एग्जांपल आती है, प्लांट की एग्जांपल आती है, और इक्विपमेंट की एग्जांपल आती है. दे इंक्लूड लैंड, बिल्डिंग एंड मशीनरी, ये 3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं. एग्जांपल्स ऑफ द नेचर रिसोर्सेज इंक्लूड ट्रेसेट्स ऑफ टिम्बर्स, ऑयल एंड गैस एंड रिजर्व्स ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स. कैपिटल एसेट्स में और इनटेंजिबल एसेट्स आर नॉन करंट रिसोर्सेज दैट डोंट हैव फिजिकल सब्सटेंस, ये भी कैपिटल एसेट्स में आ जाते हैं. दे आल्सो इंटेंजिबल, कुछ तो टेंजिबल एसेट्स मैंने बात की, इंटेंजिबल एसेट्स भी इसमें आ जाते हैं. दे इंक्लूड, एग्जांपल इंक्लूड पेटेंट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, ट्रेडमार्क्स हैं, ब्रांड नेम है, फ्रेंचाइज है, दैट गिव द होल्डर एक्सक्लूसिव राइट ऑफ यूज फॉर द स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम. सो इनटेंजिबल assets are non-current resources that don't have physical substance. इनका physical substance नहीं होता, इनकी एक copyright value होती है, intellectual value होती है, जैसे patents हैं, copyrights हैं, trademarks हैं. Current liabilities क्या चीज़ है? Conceptually, current liabilities are obligations that are reasonably expected to be paid from existing current assets or through the creation of other current liabilities within 1 year or the operating cycle, whichever is longer. ये जस्ट लाइक जैसे हमने करंट एसेट्स की बात की थी, उसके ऑपोजिट करंट लायबिलिटीज हैं विद इन 1 ईयर जो पे करनी हो आपने. इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? प्रैक्टिकली दे इंक्लूड अकाउंट्स पेएबल, जो अकाउंट्स पेएबल हों आपके, अनअर्न्ड रेवेन्यू है, ये इंटरेस्ट पेएबल है जो डिफरेंट एसेट्स पे होता है, और करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेबिट्स होते हैं, जो लॉन्ग टर्म डेबिट्स की मैच्योरिटी होती है, करंट कैश हैं, सैलरीज हैं, एक्सपेंस हैं, विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर. अच्छा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जिस तरह लॉन्ग टर्म एसेट्स की हमने बात की थी, उस तरह लॉन्ग टर्म लायबिलिटी भी कंसेप्ट है. व्हाट इज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी? इट इज द ऑब्लिगेशन एक्सपेक्टेड टू बी पेड आफ्टर 1 ईयर. विद इन 1 ईयर करंट लायबिलिटी होगी, आफ्टर 1 ईयर वो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हो गई, क्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के तौर पे कहा जाता है. एग्जांपल्स इंक्लूड लॉन्ग टर्म नोट्स पेएबल, बॉन्ड्स पेएबल, मॉर्टगेजेस पेएबल एंड दी लीज लायबिलिटीज जो हैं वो सारी की सारी पेएबल हैं. इक्विटी,
अगला कंसेप्ट है इक्विटी। इक्विटी क्या है? इक्विटी किसको कहते हैं? द कंटेंट ऑफ द इक्विटी सेक्शन वेरीज विद द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो भी इक्विटी का कंटेंट है, द कंटेंट ऑफ द इक्विटी सेक्शन का कंटेंट जो है वेरीज विद द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की फॉर्म हो। इन अ प्रोप्राइटरशिप देयर इज अ सिंगल ओनर्स इक्विटी अकाउंट कॉल्ड ओनर्स नेम कैपिटल। सिंगल ओनर के केसेस में कैपिटल के तौर पे उसको याद रखा जाता है। इन अ पार्टनरशिप देयर आर सेपरेट कैपिटल अकाउंट्स फॉर ईच पार्टनर। हर पार्टनर के सेपरेट अकाउंट्स होंगे पार्टनरशिप में। फॉर अ कॉर्पोरेशन ओनर्स इक्विटी इज कॉल्ड शेयर होल्डर इक्विटी एंड इट कंसिस्ट्स ऑफ टू अकाउंट, दैट इज द शेयर कैपिटल एंड द रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग और शेयर कैपिटल को दरमियान को भी इक्विटी कहा जाता है इनको, राइट। अभी बैलेंस शीट की एग्जांपल हम आपको देते हैं। दोबारा इस पर कुछ कंसेप्ट शेयर करना चाहते हैं एज शोन ऑन दी स्लाइड। अ क्लासिफाइड बैलेंस शीट हेल्प्स द financial statement user determine the availability of assets to meet debits as they come due and the claims of short and long term creditors on total assets। दोनों के जो claims हों उसको भी एड्रेस करती है। The balance sheet is most often presented in the report form with the assets shown above the liabilities and the owner's equity। ये अमूमन जो बैलेंस शीट है सबसे ऊपर एसेट्स शो किए जाते हैं, फिर लायबिलिटीज और ओनर की इक्विटी नीचे शो की जाती है एंड एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड का ये प्रॉपर पिक्चर देती है हर इवेंट की। अगर आप गौर करें जो लेफ्ट साइड पे ग्रीन में हमारी स्लाइड पे दिखाई गई है, पॉइनर एडवर्टाइजिंग एजेंसी की एग्जांपल ली है। बैलेंस शीट है अक्टूबर 31, 2002 की ये बैलेंस शीट है। एसेट्स इसमें क्या क्या हैं? करंट एसेट्स हैं। करंट एसेट्स में कैश है जो कि 15,200 का है, फिर अकाउंटेबल रिसीवेबल्स हैं, फिर एडवर्टाइजिंग सप्लाईज है, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस है। टोटल करंट एसेट जो इन्होंने कैलकुलेट किया वो है $16,950। अच्छा, फिर कैपिटल एसेट्स भी हैं। पहले करंट एसेट्स हमने बात की थी जो विच कैन बी मैच्योर्ड विद इन 1 ईयर। तो कैपिटल एसेट्स वो हैं जो मोर देन 1 ईयर होते हैं। उसमें ऑफिस इक्विपमेंट है और एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन 83, तो 4917 ये आ गया। तो इसमें से टोटल जो हमारे पास इक्विटी आई एंड पे एसेट्स की वैल्यू आई दैट इज $21,867। अच्छा, अभी लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी पे जाते हैं। वो क्या है? लायबिलिटी और ओनर इक्विटी में करंट लायबिलिटीज हैं 1000, फिर उसके बाद नोट्स पेएबल हैं, फिर अकाउंट पेएबल हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यूज हैं, सैलरीज पेएबल हैं, इंटरेस्ट पेएबल है। टोटल करंट लायबिलिटीज जो आई इनकी 5525। अच्छा, कुछ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हैं। पहले तो करंट लायबिलिटीज हैं विच आर टू बी पेड विद इन 1 ईयर। उसके बाद लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज हैं, नोट्स पेएबल हैं और टोटल लायबिलिटीज 9525 आ गई। फिर आखिर में ओनर्स इक्विटी आ गई। ओनर की इक्विटी में क्रेडिट बैलेंस कैपिटल आ गया 12,342। टोटल लायबिलिटी और ओनर इक्विटी जो आई 21,867 आई और टोटल एसेट्स जो हमारे पास आए थे वो भी 21,867 आए थे। सो इट मेक्स द कंसेप्ट क्लियर कि टोटल एसेट्स जो शुरू से हम बात करते आ रहे हैं कि टोटल एसेट्स आर इक्वल टू दी टोटल लायबिलिटीज एंड ओनर्स इक्विटी के इक्विवेलेंट आने चाहिए, तब आपकी बैलेंस शीट या आपकी बैलेंस शीट करेक्ट है। इट्स अ गुड मेजर टू चेक द बैलेंस शीट आल्सो। अभी विल टॉक अबाउट द स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल जो जरूरी हैं। द अकाउंटिंग प्रोसीजर्स इन द अकाउंटिंग साइकिल में बी समराइज्ड एज फॉलो। नंबर 1 इज जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज किया जाता है, फिर उसके बाद पोस्ट टू द लेजर अकाउंट, उसके बाद उसको लेजर अकाउंट में पोस्ट किया जाता है। फिर प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, फिर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद मेक एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट, एंड पीरियड की एडजस्टमेंट्स की जाती हैं। उसके बाद प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, उसके बाद एक एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। देन नंबर 6 पे आता है प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसके बाद एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है। फिर जर्नलाइज एंड पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज को जर्नलाइज किया जाता है और पोस्ट किया जाता है, उनको देखा जाता है। एंड प्रिपेयर एंड आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस, आफ्टर क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया जाता है। सो वी हैव 8 स्टेप्स
जो अकाउंटिंग साइकिल में चलते हैं और उसको देख रहे होते हैं। अकाउंटिंग साइकिल ड्यूरिंग पीरियड क्या होता है? कलेक्ट ट्रांजैक्शन डाटा फ्रॉम द बिजनेस डॉक्यूमेंट्स। जो ट्रांजैक्शन डाटा होता है बिजनेस डॉक्यूमेंट से उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर एनालाइज द ट्रांजैक्शन एंड जर्नलाइज। हर ट्रांजैक्शन को एनालाइज किया जाता है, फिर उसको जर्नलाइज किया जाता है। फिर इट इज पोस्टेड टू लेजर। लेजर को पोस्ट किया जाता है, वो जर्नलाइज जो हमने पहले कर लिया था। उसके बाद प्रिपेयर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर किया जाता है। फिर प्रिपेयर वर्कशीट। वर्कशीट को भी प्रिपेयर किया जाता है। फिर प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसमें से प्रिपेयर की जाती हैं। जर्नलाइज एंड पोस्ट एडजस्टमेंट। जर्नलाइज किया जाता है और एडजस्टमेंट्स को पोस्ट किया जाता है। जर्नलाइज एंड पोस्ट क्लोजिंग एंट्रीज। उसके बाद क्लोजिंग एंट्रीज को किया जाता है। एंड प्रिपेयर अ पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस। पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस भी प्रिपेयर किया जाता है उसके बाद। नो विल टॉक अबाउट द वर्कशीट। कंसेप्चुअली व्हाट इज अ वर्कशीट? वर्कशीट पे अभी तक हमने बात नहीं की, फर्स्ट टाइम बात हो रही है। इसका नाम वर्ड भी फर्स्ट टाइम आ रहा है, सो प्लीज फोकस। अ वर्कशीट इज अ मल्टीपल कॉलम from that may be used in the adjustment process and in preparing the financial statements. It is a working tool. Worksheet is a working tool or a supplementary device. ये एक supportive device है, supplementary device है for the accounts, for the accountant and not a permanent accounting record. ये permanent accounting record नहीं होता, उसके पास एक helping tool है, helping hand है to have the correct ledger posting. ये उसके लिए use of a worksheet should make the preparation of adjusting entries financial statement easier. वर्कशीट जो है वो ईजियर कर देती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बनना और उनको आगे लेके चलना। वर्कशीट वर्किंग पेपर दैट ब्रिजेस द गैप बिटवीन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एक वर्किंग पेपर होता है जो अकाउंटेंट अपने पास अनऑफिशियली परमानेंट नहीं होता है, ढाक होता है, जो मेंटेन करता है। इट डिटरमाइंस द इफेक्ट्स ऑफ एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट। एंड ऑफ पीरियड एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स को भी हाईलाइट करता है। इट डिटरमाइंस नेट इनकम। नेट इनकम को भी ये हाईलाइट करता है कि नेट इनकम क्या है। और दूसरा इट्स आल्सो सेट्स अप द इंफॉर्मेशन फॉर द क्लोजिंग एंट्रीज। क्लोजिंग एंट्रीज के लिए भी इंफॉर्मेशन को ये सेट करता है और दिखाता है कि जी क्लोजिंग एंट्रीज किस तरह होंगी और क्या क्या उनमें होगा। हाउ वी प्रिपेयर द वर्कशीट। कंसेप्चुअली वी शुड नो हाउ टू प्रिपेयर द वर्कशीट। नंबर 1 इज द इंटर द हेडिंग्स। सबसे पहले आप हेडिंग्स इंटर करते हैं। Then enter the account numbers, titles and general ledger balance in the trial balance columns. पहले आप हेडिंग इंटर करते हैं, फिर इंटर दी अकाउंट नंबर्स, फिर अकाउंट नंबर इंटर करते हैं, टाइटल्स को इंटर करते हैं एंड जनरल लेजर बैलेंसेस को भी करते हैं ट्रायल बैलेंस कॉलम्स, उसके अंदर ट्रायल बैलेंस कॉलम के अंदर। इंटर एडजस्टमेंट्स इन दी एडजस्टमेंट कॉलम। एडजस्टमेंट्स जो हैं उनको भी एडजस्टमेंट कॉलम में आप इंटर करते हैं। सो सबसे पहले इंटर दी हेडिंग, हेडिंग को इंटर किया आपने, फिर इंटर दी अकाउंट नंबर वगैरह, टाइटल्स एंड जनरल लेजर बैलेंसेस इन ट्रायल बैलेंस कॉलम्स, और इंटर दी एडजस्टमेंट इन दी एडजस्टमेंट्स कॉलम्स में साथ साथ वो इंटर आप करते हैं। उसके बाद कैलकुलेट दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कॉलम्स। उसके बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के कॉलम्स को कैलकुलेट किया जाता है, उसको हाईलाइट किया जाता है। और उसके बाद एक्सटेंड अमाउंट फ्रॉम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कॉलम्स टू दी इनकम स्टेटमेंट और दी बैलेंस शीट कॉलम, कि अमाउंट जो है एक्सटेंड अमाउंट फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कॉलम्स टू दी इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट, या उसको आगे वो स्टेप लेके जाते हैं। सब टोटल दी 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉलम्स। एक आपने सब टोटल कर लिया चारों के चारों फाइनेंशियल स्टेटमेंट कॉलम्स का, और डिटरमाइन द अमाउंट दैट विल बैलेंस द इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट कॉलम्स। वो अमाउंट आप देख लें जो बैलेंस उन दोनों को करे, एंड इंटर दिस अमाउंट बिलो द सब टोटल्स टू द बैलेंस कॉलम्स, और उस अमाउंट को एंड पे सब कॉलम के साथ आपने इंटर कर लिया। हाउ टू प्रिपेयर द बैलेंस शीट, इसको देखते हैं, और ये एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन है सो दैट यू कंसेप्चुअली भी आप कॉम्प्रीहेंड इसको कर लें। आप देखें कि सबसे पहले एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम जो है वो है अकाउंट टाइटल्स, उसके बाद ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस पे आगे आप प्रिपेयर और ट्रायल बैलेंस ऑन दी वर्कशीट। वर्कशीट के ऊपर आपने एक ट्रायल बैलेंस बना दिया, डेबिट और क्रेडिट के साथ दोनों को शो कर दिया। उसके बाद एडजस्टमेंट्स को इंटर किया। इंटर दी एडजस्टमेंट डाटा जो था, डेबिट का क्या था, क्रेडिट का क्या था, वो हमने डाटे सारे इंटर कर दिए इसमें। उसके बाद एडजस्ट दी ट्रायल बैलेंस, जो कि इंटर दी एडजस्टेड बैलेंस, जो एडजस्टेड बैलेंस था वो डेबिट में भी और क्रेडिट में भी हमने उसको उसकी एंट्री कर दी। उसके बाद हमने एक्सटेंड एडजस्टेड बैलेंस टू अप्रोप्रिएट कॉलम्स, कैलकुलेट इनकम लॉस एंड कंप्लीट दी वर्कशीट।
आप देखिए इनकम स्टेटमेंट के अंदर इनकम स्टेटमेंट आएगी और बैलेंस शीट के अंदर बैलेंस शीट आएगी और वो सारा इस तरह एक्सटेंड हो जाएगा. नाउ द क्लोजिंग एंट्रीज. Revenue, expense and dividends accounts accumulate changes in owner's equity during the accounting period. At the end of the period, we must transfer these changes to retained earnings. ये इन चेंजेस का तभी प्रोडक्टिव है, तभी फायदा है अगर रिटेन्ड अर्निंग के तौर पे उसके रेलिवेंट कॉलम में इनकी एंट्री हो. अगर ये एंट्री नहीं है तो इसका मतलब क्लोजिंग एंट्रीज में वो फ्रूटफुल नहीं हो रही. हम बात कर रहे थे कि स्टेप्स इन क्लोजिंग क्या क्या है. इट इज द ट्रांसफर द रेवेन्यू अकाउंट बैलेंस टू इनकम समरी. पहला आपने ट्रांसफर द रेवेन्यू अकाउंट बैलेंसेस टू द इनकम समरी. उसके बाद ट्रांसफर द एक्सपेंस अकाउंट बैलेंसेस टू इनकम समरी. देन ट्रांसफर द एक्सपेंस अकाउंट बैलेंस टू द इनकम समरी, उनको भी आपने इनकम समरी में किया. देन ट्रांसफर द इनकम समरी बैलेंस टू रिटेन्ड अर्निंग्स. इनकम समरी बैलेंस को आपने रिटेन्ड अर्निंग्स में कन्वर्ट किया. ट्रांसफर दी डिविडेंड्स बैलेंस टू दी रिटेन्ड अर्निंग्स. फिर ट्रांसफर डिविडेंड्स एलिमेंट्स को भी आपने उसमें कर लिया. अच्छा, इसके बाद इंफॉर्मेशन एनालाइजिंग क्या है. एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, हाउ टू एनालाइज द इंफॉर्मेशन, इस पर हम बात करेंगे. इट इज टू स्टडी चेंजेस इन रिटर्न ऑन एसेट्स. कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आप एनालाइज करते हैं. पहली इंफॉर्मेशन है रिटर्न ऑन एसेट्स को आप स्टडी करते हैं, क्रिटिकली देखते हैं. फिर उसके बाद सेपरेट इनटू टू कंपोनेंट्स, दो डिफरेंट कंपोनेंट्स में उनको आप चेंज करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं. वन इज दी प्रॉफिट मार्जिन. प्रॉफिट मार्जिन क्या है. प्रॉफिट मार्जिन नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यूज. नेट इनकम डिवाइडेड बाय टोटल रेवेन्यूज जो होगा ये प्रॉफिट मार्जिन होगा. उसके बाद सेकंड इज दी टोटल एसेट टर्नओवर. टोटल एसेट टर्नओवर जो होगा टोटल रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय दी एवरेज टोटल एसेट्स. तो टोटल रेवेन्यूज डिवाइडेड बाय दी एवरेज टोटल एसेट्स जो हैं वो टोटल एसेट टर्नओवर होगा. उसके बाद सेपरेशन शोज दैट अ कंपनी कैन जनरेट रिटर्न ऑन एसेट्स बाय आइदर अर्निंग हाई प्रॉफिट मार्जिन, या तो कंपनी हाई प्रॉफिट मार्जिन अर्न कर रही है बाय कंट्रोलिंग एक्सपेंस फॉर अ गिवन रेवेन्यू. एक्सपेंस कंट्रोल कर लेगी फॉर अ पर्टिकुलर रेवेन्यू और हाई प्रॉफिट मार्जिन अर्न करना शुरू कर देगी. सेकंड इज अर्निंग हायर रेवेन्यूज फॉर अ गिवन इन्वेस्टमेंट ऑन एसेट्स. इसके दो ही तरीके हैं. एक हाई प्रॉफिट मार्जिन ये है कि थोड़े एक्सपेंस पे ज्यादा प्रोडक्ट आपने देती, लेमैन के तौर पे मैं कहूँ. दूसरा है हाई रेवेन्यू आपने जनरेट कर दिया उन्हीं एसेट्स पे या उन्हीं एक्सपेंसेस पे हाई रेवेन्यू जनरेट किया. तो ये दो डिफरेंट तरीके हैं जैसे वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है या प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है. यूजिंग दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू प्रिपेयर दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ये बहुत अहम स्लाइड है. हाउ टू यूज दी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस टू प्रॉफिट टू प्रिपेयर अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने के लिए एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को किस तरह यूज किया जाता है. नेट इनकम फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट इज कंबाइंड विद द विड्रॉल्स अकाउंट ऑन द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी टू गिव द नेट चेंज इन द कैपिटल अकाउंट. द बैलेंस ऑफ द कैपिटल अकाउंट इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट. टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ द एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन हम बात कर रहे थे, क्लोजिंग इंफॉर्मेशन की बात कर रहे थे, मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन की बात हो रही थी. तो इसको प्रैक्टिकली समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने इंक्लूड किया इस लेक्चर में आपकी क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए, वो हम शेयर करते हैं आपसे. इट्स अ प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन है. इट सेज आदम इंश्योरेंस कंपनी वाज ऑर्गेनाइज्ड ऑन सितंबर 1, 2001. Assume that the accounts are closed and financial statements prepared each month. आप अज्यूम कर लें करंट क्लोज हैं और हर महीने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती रही. द कंपनी ऑक्यूपाइज रेंटेड ऑफिस स्पेस बट ओन्स ऑफिस इक्विपमेंट एस्टिमेटेड टू हैव यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years. जो ऑफिस इक्विपमेंट है एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो कंपनी ने परसीव किया है 5 years फ्रॉम डेट ऑफ एक्विजिशन, उसकी डेटा जब से वो लिए हैं उससे लेके आगे. Step 1. The trial balance for Adam Insurance Agency at November 30 is shown in the next slide. Okay. Adam, that is owner, estimates that only about $300 worth of office supplies remain on hand at November 30th. Around 300 जो हैं वो पेंडिंग है 30th नवंबर को. इंस्ट्रक्शंस, ये एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपकी क्लैरिटी के लिए, इसको जरा गौर से आपने साथ रहना. पहली इंस्ट्रक्शन है प्रिपेयर एडजस्टिंग एंट्री एट November 30 टू रिफ्लेक्ट द ऑफिस सप्लाईज यूज्ड इन नवंबर एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द मंथ. क्या आप
एडजस्टिंग एंट्रीज 30 नवंबर की वो शो करें। सेकंड इज प्रिपेयर एन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एट नवंबर 30, 2001, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस शो करें नवंबर 31 को। Thirdly, prepare an income statement and statement of owner's equity for the month and balance sheet report from the at November 30th 2001। जो हमने एग्जाम्पल आपको दी उसकी इलस्ट्रेशन मैंने पिछली स्लाइडों में आपको पढ़ के बताई। अभी ऑन ग्राउंड कैसे रिफ्लेक्ट होगी, एंट्रीज कैसे पोस्ट होंगी, वो मैं थोड़ी गाइडलाइन आपसे शेयर करते हैं। इसकी पहली चीज़ है डिस्क्रिप्शन क्या है, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। आप डिस्क्रिप्शन में देखें ट्रांजैक्शन की डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल्स हैं, ऑफिस सप्लाईज हैं, ऑफिस इक्विपमेंट है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, अकाउंट्स पेएबल हैं, एडम स्मिथ कैपिटल है, एडम स्मिथ ड्राइंग्स है, कमीशन अर्नड है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है, सैलरीज है, रेंट एक्सपेंस है और टोटल है। अच्छा, ये सारी ट्रांजैक्शन की एक्टिविटीज़ को इन्होंने एज पर कॉलम पोस्ट किया और टोटल डेबिट जो है इनका $52,415 है और टोटल क्रेडिट जो है $52,415 है। सो दे बोथ थिंग्स आर इक्वल, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। ये ट्रायल बैलेंस इनका शो कर रहा है। अभी जनरल क्या होगा, जो नवंबर 30 को जो पहली असाइनमेंट है हमारी, वो किस तरह प्रिपेयर करेंगे। सबसे लेफ्ट पे आपका हमने शुरू में हमने पढ़ा था डेट का कॉलम आएगा, डेट दरमियान में आएगी अकाउंट्स टाइटल एंड एक्सप्लेनेशंस कि उसकी अकाउंट टाइटल की एक्सप्लेनेशन आएगी, उसमें डेबिट क्या हुआ, क्रेडिट क्या हुआ, वो आ जाएगा। ओके जी, पहले हमने बात की इसको, अगर हम उसी एग्जांपल के लिए द लाइट ऑफ दैट एग्जांपल इसको हम शेयर करें। नवंबर 30, 2001 को सप्लाईज एक्सपेंस हुआ $200 का, ये 2 क्रेडिट हो गया ऑफिस सप्लाईज को, वही 200 की जो सामान आया था। टू रिकग्नाइज कास्ट ऑफ सप्लाईज यूज्ड इन नवंबर 500 से 300 वो लेफ्ट थी, वो इन्होंने कर दिया। नवंबर 30, 2001 को दूसरी आ गई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ऑफिस इक्विपमेंट की हुई, जो हम बात कर रहे थे 5 ईयर उन्होंने परसीव की हुई है, वो 300 हो गई। तो डे जो डेप्रिसिएशन है ये दोबारा क्रेडिट होगी टू दी ऑफिस इक्विपमेंट। द रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन नवंबर 30 इज 18,000 डिवाइडेड बाई 512, वो मंथ्स हो गए, उसको डिवाइड करके 5 ईयर्स की जो बात थी उस पर डिवाइड किया ऑफिस इक्विपमेंट को। राइट, अभी आप गौर करें तो ऑफिस सप्लाईज के 300 उन्होंने उसमें ऐड कर दिए, एक्यूमुलेटेड जो डेप्रिसिएशन ऑफिस की हो गई वो 900 हो गई और सप्लाईज एक्सपेंस में 200 चले गए और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट में डेबिट हो गए 300, जो हमने पिछली स्लाइड में कैलकुलेट किया। इनकम स्टेटमेंट इनकी कैसे बनेगी, आप डिस्क्रिप्शन है, आप देखें डिस्क्रिप्शन में एक कमीशन एंड 15,500 हो गया, एक्सपेंस में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस इनके 1400 आए थे, सैलरीज 2600 आई, रेंट एक्सपेंस 38 आ गया, सप्लाईज एक्सपेंस 200 आ गए और डेप्रिसिएशन 300 निकाली हमने। सो टोटल 7255 आ गया हमारे पास, उसमें से ये सारे एक्सपेंस अब निकाले तो ये रिफ्लेक्ट हो गया। आदम इंश्योरेंस कंपनी की आगे आपने स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, ये तीसरा डॉक्यूमेंट है जो बहुत अहम है और गौर से देखने वाला है। कैपिटल जो 31 अक्टूबर को उन्हें रिफ्लेक्ट किया था 35,000 था। नेट इनकम फॉर द मंथ 7255,000 आई थी लास्ट टाइम, ये देखा आपने इनकम में से इसमें ऐड हो गई, सब टोटल इनका 42255 हो गया। और लेस आइटम सी ड्राइंग्स जो उन्होंने इसको ड्रा किया कुछ रकम बीच में से 2500 की। सो आइटम स्पेयर कैपिटल ऑन 1 नवंबर वाज रिफ्लेक्टेड एज $39,755। अच्छा, इसमें से बैलेंस शीट पे आ रहे हैं, अभी आप स्टेप वाइज चलते जा रहे हैं, अभी उसी में से बैलेंस शीट जो आपकी मर्जी वो आ गई। एसेट्स पे आए जी, एसेट्स की डिस्क्रिप्शन क्या है, कैश है, अकाउंट रिसीवेबल हैं, ऑफिस सप्लाईज हैं और ऑफिस इक्विपमेंट है। अच्छा, उसमें आपने गौर किया तो एसेट्स की जो सारी आ गई 41,015 आ गई है इनकी एसेट्स की स्टेटमेंट। लायबिलिटी में जो इन्होंने अकाउंट्स पेएबल हैं, जो अकाउंट पे करने हैं, उसमें 12,1260 आ गया और ओनर्स इक्विटी आइटम स्मिथ कैपिटल को जो हमने लास्ट टाइम देखा था 39,755 था। सो लायबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी को जब हमने ऐड किया तो ये 41,015 आ गई और हमने देखा था हमारे एसेट्स की वैल्यू भी 41,015 ही थी। विद दिस यू मस्ट हैव बीन क्लियर
केस इलस्ट्रेशन से डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स कैसे बनती हैं। फॉर दी पर्पज ऑफ क्लैरिटी और कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए और कंसेप्चुअल ओरिएंटेशन के लिए, करेक्ट स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिनेंशियल ट्रायल बैलेंसेस के लिए हमने दूसरी एग्जांपल एक आपसे शेयर करता हूँ। इट सेज एनवायरमेंटल सॉल्यूशंस प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड क्लोजेस इट्स अकाउंट्स at the end of each calendar year. The following adjusted trial balance was prepared at December 31st, 2001. Prepare the income statement of owner's equity और prepare a balance sheet. ये दोनों चूँकि December 31 की हैं, 2001 तक की वो prepare होंगी। अच्छा, आपने इनका जो ट्रायल बैलेंस है December 31st का अगर गौर से देखें तो लेफ्ट साइड पे सारे इनकी अकाउंट ट्रांजैक्शंस की डिस्क्रिप्शंस हैं। कैश है, नोट रिसीवेबल्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स हैं, सप्लाईज हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग है और ऑफिस इक्विपमेंट है और उनकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट है, नोट्स पेएबल हैं और अकाउंट्स पेएबल हैं। ये डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जो डेबिट्स और अकाउंट्स में ये एंट्रीज पोस्ट हुई हैं एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के अगेंस्ट। इसमें से हमने आगे चीज़ें बनानी है और मज़ीद देखें कि डिफरेंट कैपिटल में कंसल्टिंग फीस है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, यूटिलिटीज़ हैं, सैलरीज हैं, सप्लाईज हैं और डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है बिल्डिंग्स वगैरह के, जो उनके फिक्स एसेट हैं, टेंजिबल एसेट्स हैं जो हमने लास्ट टाइम बात की, लॉन्ग टर्म एसेट्स कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाती है बिल्डिंग, प्लांट वगैरह। सो टोटल जो है सारी ट्रांजेक्शन्स को अब अगर इस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखें एंड पे तो टोटल जो इनका डेबिट है दैट इज, और अगर इसको हम मजीद डिटेल में देखें तो इट इज़ $8,99,220 हैं क्रेडिट डेबिट में, और क्रेडिट में भी यही है 8,99,899,220, वही अमाउंट सेम है विच इज़ इन दी क्रेडिट। अभी अगर हम इसमें से इनकम स्टेटमेंट देखें, इनकम स्टेटमेंट दिसंबर 31 को 2001 को क्या मर्ज होगी, रेवेन्यूज इन्होंने कंसल्टिंग फीस अर्न की है, वो रेवेन्यू अर्न हुआ है दैट इज 4,87,200 रुपीज। अभी इनकी एक्सपेंस की डिटेल देख लें, डिफरेंट वैल्यूज हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस है, इंश्योरेंस एक्सपेंस है, यूटिलिटी एक्सपेंस है, सैलरीज हैं, सप्लाईज हैं, डेप्रिसिएशन है बिल्डिंग की, सबको मिला लिया इन्होंने, दैट केम्स टू बी 3,360 और 3,360 उसमें से अगर इन्होंने माइनस किया तो 3,4740 में से टोटल आ गया 1,39,460। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ द ऑफिस इक्विपमेंट भी डाल के 1,39,460 इनकी टोटल इनकम स्टेटमेंट पे निकली। राइट, हमने इनकी पिछली इनकम स्टेटमेंट प्रोफाइल में देखा 1,39,460 आई थी। अभी हमने स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी में जब देखा तो इनकी आप इक्विटी में आप सारी वैल्यूज को जब देखा और नेट इनकम सब टोटल और उनकी फ्रैंकलिन की टोटल जो थी 31 दिसंबर को दैट कम्स टू 2,99,760, 2,99,760 आ गई। अभी बैलेंस शीट में आए, बैलेंस शीट में पहले इसने एसेट्स की बात की है। एसेट्स में इनके पास कैश है, नॉट रिसीवेबल है, अकाउंट्स रिसीवेबल है, सप्लाईज हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, ऑफिस इक्विपमेंट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। टोटल नेट जो वैल्यू इनकी आई 434,440 आ गई। ये इनकी बैलेंस शीट की रिफ्लेक्शन है एज ऑन 31 दिसंबर 2001 जैसे पहले बात हुई थी। अच्छा, लाइबिलिटीज और ओनर्स इक्विटी जो आई, ओनर्स लाइबिलिटीज में नोट्स पेएबल थे कुछ इनकी अमाउंट, फिर अकाउंट्स पेएबल थे। ओनर्स इक्विटी जो है उनका अपना कैपिटल जो हमने देखा था 2,99,760, तो टोटल लाइबिलिटीज इनकी आ गई 434,440। अगर आप पीछे जाएं एसेट्स देखें तो इट इज 434,440। तो वी नो एसेट्स आर इक्वल टू दी लाइबिलिटीज एंड दी ओनर्स इक्विटी। लाइबिलिटीज और ओनर इक्विटी दोनों मिला के भी 434,440 सेम अमाउंट आई। सो दिस बैलेंस शीट इज ओके, दी एसेट्स आर इक्वलेंट टू दी लाइबिलिटीज एंड दी ओनर्स इक्विटी। अभी विद दिस आई होप कि यू आर मोर क्लियर ऑन दिस और आपकी कंसेप्चुअली आप क्लियर हुए हैं और आपको पता चल गया कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स एक गिवन न्यूमेरिकल से कैसे इमर्ज होंगी। पूरा लेक्चर 7 आज जो हमने कवर किया आपकी आसानी के लिए, कंसेप्चुअली क्लियर होने के लिए और फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग मैं इस लेक्चर की समरी आपके साथ रिपीट करता हूं और दोहराना चाहूंगा। हमने इसमें पढ़ा दी लिक्विडिटी मेजर्स एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस व्हेन दे कम ड्यू, कि जब लिक्विडिटी मेजर करती है, इट मेजर्स द एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस व्हेन दे कम ड्यू।
ये लिक्विडिटी की मतलब बात की थी हमने। डेबिट ईच रेवेन्यू अकाउंट फ्रॉम इट्स बैलेंस एंड क्रेडिट द ओनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द टोटल रेवेन्यूज। ये अगला कंसेप्ट पढ़ा था हमने। डेबिट द ओनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर टोटल एक्सपेंस एंड क्रेडिट ईच एक्सपेंस अकाउंट फॉर इट्स बैलेंस। ये तीसरा कंसेप्ट हमने शेयर किया था इसमें। एरर्स दैट अकर इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन should be corrected as soon as they discovered by the preparing correcting entries। हमने correcting entries का कंसेप्ट पढ़ा था कि जी correcting entries लॉन्च की जाती हैं जब कोई एरर अकर रहा हो as and when it is observed। लेकिन अगर कोई एरर नहीं आया तो there is no need for the correcting entries, ये भी बात की थी हमने। A worksheet is multiple column form that may be used in the adjustment process and in preparing financial statement। वर्कशीट जो है ये एक हेल्पफुल टूल है अकाउंटेंट के पास to prepare the financial statements। रिवर्सिंग एंट्री इज मेड एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। एक रिवर्सिंग एंट्री रख ली जाती है नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटेबल पीरियड के लिए फॉर द क्लैरिटी एंड कंटिन्यूटी ऑफ द फाइनेंशियल मैटर्स और ट्रांजैक्शंस। द डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंस आर बेस्ड ऑन द रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग चेंजेस इन द ओनर्स इक्विटी। डेबिट और क्रेडिट के वही रूल्स अप्लाई होते हैं। अर्निंग रेवेन्यू इंक्रीज ओनर्स इक्विटी, जब रेवेन्यू अर्न होता है ओनर्स इक्विटी बढ़ती है, देयरफॉर रेवेन्यूज आर रिकॉर्डेड विद द क्रेडिट एंट्रीज। एक्सपेंस रिड्यूसेस ओनर्स इक्विटी एंड आर रिकॉर्डेड विद द डेबिट एंट्रीज। एक्सपेंस हमेशा डेबिट एंट्रीज की तरफ, ओनर्स इक्विटी को चूंकि डिक्रीज कर रहे होते हैं उस तरफ ये इनको पोस्ट किया जाता है। विद दिस वी फिनिश द समरी ऑफ द लेक्चर 7। एज यूजुअल बिफोर क्लोजिंग माई लेक्चर मैं हमेशा हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे और कोशिश करता हूं कि अच्छा मैसेज दिया जाए, अच्छी बात शेयर की जाए, सो दैट इट्स नॉट फॉर यू, इट्स फॉर मी आल्सो, कि जब आप लोगों से अच्छी बात शेयर करते हैं, गुडनेस शेयर करते हैं, तो शायद कि तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात कि शायद किसी के सदके अल्लाह ताला हमारी भी ओरिएंटेशन मजीद सीधी कर दें और हमें ज़्यादा प्रोडक्टिव बना दें ह्यूमैनिटी के लिए, हमारे नॉलेज को, हमें, हमारी शख्सियत को। इट इज सेड दैट इंस्पायर अदर्स टू ड्रीम मोर, लर्न मोर, डू मोर एंड बिकम मोर। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपना पूरा पोटेंशियल यूज ना करना भी नाशुक्री की एक शेप है। तो लेट्स वर्क हार्ड। जो अल्लाह ताला ने हमें जो पीरियड दिया है, जो टाइम स्पेन दिया है, जो मैचलेस ऐसे टाइम दिया है, जिंदगी दी है, सांस दिया, सेहतमंद जिंदगी दी, खाना दिया, छत दी, क्या कुछ नहीं दिया। और फ़ाबे ला रब्बे कौमात का ज़ेबान, हमारे जिम्मे है उसकी बंदगी करें, कम्युनिटी के लिए अच्छा सोचें, बेहतर पढ़ें और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करें। मोमिन का हर आने वाला दिन जाने वाले दिन से बेहतर होता है। सो लेट्स हम आपस में इंस्पायर करें, प्रोटोकॉल करें कि जैसे हमने कहा हम एल्डर्स की इज्जत करेंगे, पेरेंट्स की इज्जत करेंगे, इसी तरह हम ड्रीम मोर, हम कोशिश करेंगे मोर मोर एंड मोर, टू डू मोर 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 इन लाइफ, लर्न मोर, नॉलेज अच्छा हासिल करें, एंड डू मोर टू बिकम मोर, ताकि लाइफ हमें पे करे, हमें लाइफ के लिए, लोगों के लिए एक फ्रूटफुल एंटिटी के तौर पर इमर्ज हों। दूसरी चीज, सूरह मुल्क में एक आयत है, उसकी तर्जुमा आई वुड लाइक टू शेयर, जो मैचलेस किताब है अल्लाह पाक की खाल के कायनात की, वो सूरह मुल्क उसकी ट्रांसलेशन है। से इट इज ही हु हैज क्रिएटेड यू, कहो बेशक वही खुदा है जिसने आपको पैदा किया, एंड मेड यू ग्रो, जिसने हमारी परवरिश की, हमें फलता फूलता किया, एंड मेड फॉर यू द फैकल्टीज ऑफ हियरिंग, जिसने हमें सुनने वाला बनाया, जिसने हमें कानों से इनायत दी, वो सुनाई की कुव्वत गोयाई दी, हमें सुनने की ताकत नसीब की कानों के जरिए, जिसने हमें वीन दी, देखने की ताकत दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मालिक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खालिक, राज़िक, तूने जुबान दी मुझे बोलने के लिए जिससे मैं बात कर रहा हूँ, तूने मुझे कान दिए सुनने के लिए, तूने मुझे आंख दी अच्छाई देखने के लिए, फीलिंग महसूस करने की कुव्वत दी, एंड अंडरस्टैंडिंग, फील करना भी हमें सिखाया, अंडरस्टैंड करना भी, समझना भी सिखाया। लिटिल थैंक्स इट इज य गिव, तुम उसका शुक्र क्यों नहीं अदा करते। सो बेशक फ़ाबे ला रब्बे कुमात का ज़ेबान, कि मैं अपने और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत का शुक्र अदा करोगे। ये सूरह रहमान की है, ये सूरह मुल्क की आयत है, जिसका मैंने आपको ट्रांसलेशन बताई कि अल्लाह ने ही हमें पैदा किया, उसी ने हमें ग्रो किया, और उसने ही हमें सारी सोचने, सुनने की हेस दी, देखने की हेस दी, फील करने की हेस दी, महसूस करने की हेस दी, और अंडरस्टैंड करने की हेस दी, ज़हन दिया। सो हम अपने खालिक मालिक राज़िक के मशकूर हैं। सो मेरी आपसे दुआ है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी आपसे अर्ज है, एक बॉन्डर्स के सदके, एक तलक के सदके, इंसानियत के सदके, कम्युनिटी के सदके, अगर हम चाहते हैं कि ज़िंदगी में अल्लाह ताला हमें ज़्यादा इनायत फरमाएँ, बेशक अल्लाह बेनियाज है, अगर हम चाहते हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ें, तो हम लोगों को राहतें दें, लोगों को सुकून दें, कम्युनिटी के लिए कंफर्टेबल हो जाएं,
बड़ों का अदब करें। जो लोग मुझसे बड़े हैं, मेरे पेरेंट्स की एज के हैं, मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, ये रेजोल्यूशन पास कर दें और अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। ये भी एक शुक्रगुजारी का तरीका होता है। जिनके पास आंखें नहीं हैं उनकी हेल्प करें, जो बेचारे ऊंचा सुनते हैं उनकी हेल्प करें, बूढ़ों की हेल्प करें, बच्चों की हेल्प करें, सो दैट कि अल्लाह ताला ने जो हमें सारी फैसिलिटीज़ दी हैं इनका बेस्ट यूज़ कर लें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ पे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह के नबी की हदीस है, मुसलमानों जब देते हो दुआ तो किसी को दिल खोल के दुआ दो, क्या पता किसी के नसीब की कोई खुशी आपकी दुआ की मुंतज़र हो। तो मैं आपके लिए वादुल्लाह कायनात से रिक्वेस्ट करता हूँ, दुआ करता हूँ कि आपके दिल की हर दुआ कबूल करे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मुझे दुआओं में याद रखें और दुआ फरमाएंगे। जो जो मेरी ख्वाहिशें हैं अल्लाह ताला मेरे दिल में दुआएं अल्लाह ताला मनोवान कबूल करे। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।